नमस्कार दोस्तों। अरे आज की इस कहानी का नाम है तलाक। कैसे बाप हो तुम? अपनी बेटी के साथ भला कोई ऐसा करता है क्या? तरस नहीं आ रहा है तुम्हें उसके ऊपर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तरस नहीं आ रहा है। और मैं हूँ ऐसा ही बाप। बहुत ही बेकार हूँ मैं तुम हटो सामने से। मुझे रितु से बात करने दो। अपनी पत्नी सविता को सामने से हटाते हुए राकेश जी जाकर रितु के सामने खड़े होकर कहते हैं, तो बताओ रितु, क्या फैसला है तुम्हारा? क्या करोगे तुम अपने पति से तलाक के बाद? ये आप कैसी बातें कर रहे हो? क्या करेगी का क्या मतलब है? अरे हम अपनी बेटी की दूसरी शादी करेंगे, और इससे भी अच्छे घर में, और उससे भी अच्छे लड़के से, और वह भी उससे पहले, वह भी देखता रह जाएगा बीच में बड़े ही शान से और ताव से बोली सविता जी। सविता जी जी की बात सुन राकेश जी चीढ़ते हुए कहते हैं, सविता तुम चुप रहो, मैं तुमसे नहीं बात कर रहा हूँ। और रही बात शादी की, तो अब मेरी औकात नहीं है कि मैं बार बार तुम्हारी बेटी की शादी करता फिरूं। नहीं पापा, वैसे भी मुझे अब शादी नहीं करनी है। माँ की बातें सुन रितु बोल पड़ी, हाँ तो ठीक है ना रितु, करेगी क्या? अब वो भी तो बताओ। बहुत ही शांत और सख्त लहजे में बोले राकेश जी। पापा की बात सुन हैरानी से रितु ने कहा, मतलब पापा, करूंगी क्या? मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगी और इस घर में। अच्छा, लेकिन कब तक रहेगी तुम हमारे साथ? मतलब साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कब तक? इससे ज्यादा हम तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकते। फिर कैसे अपने खर्चे से उठाएगी पूरी जिंदगी? तुम्हारी जो छोटी मोटी जरूरतें होगी वो कौन पूरा करेगा? और वैसे भी यह घर मैंने बेटे और बहू के नाम कर दिया है, तो मेरे बाद वो तो तुम्हें इस घर में रहने नहीं देंगे। तो तुमने अपने भविष्य की बारे में सोचा है? क्या रहोगी, कहाँ रहोगी, कहाँ जाओगी, क्या करोगी? पापा की बातें सुन रितु भी हैरान थी। वह लगातार अपने पापा का मुंह देखे जा रही थी। पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मेरा भी तो घर है। नहीं ऋतु, यह तुम्हारा घर था नहीं, तुम मेरी जिम्मेदारी थी। हो नहीं, तुम्हारी शादी करके मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, और उसे तोड़कर तुमने अपनी बर्बादी की है। तो देख लो, हफ्ता 10 दिन यहाँ रह सकती हो, इसके बाद कहीं अलग व्यवस्था कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे बेटे बहू के ऊपर बोझ नहीं बनने दूंगा। उसकी भी अपनी जिंदगी है, अपने खर्चे है, अपने बाल बच्चे हैं। वो भला क्यों तुम्हें पूरी जिंदगी देखते रहेंगे? सख्त लहजे में बोलते हुए राकेश जी बाहर चले गए। पापा की बातें सुनकर रितु की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए माँ की ओर देखने लगी। बेटी को रोता हुआ देख सविता जी प्यार से बेटी को समझाते हुए बोली, बेटा तू शांत रह, अभी तेरे पापा का दिमाग सही नहीं है। मैं समझाती हूँ उन्हें। उनकी हिम्मत कैसे हुई यह बोलने की? तुम अपनी व्यवस्था कहीं और कर लो। अरे अभी हम जिंदा है, हमारे बाद भाई भाभी भी तो रहेंगे ना, वो देखेंगे तुम्हें, तुम्हारे खर्चे का। बेटा तू रो मत, मैं बात करती हूँ तुम्हारे पापा से। जैसे तैसे तो सविता जी अपनी बेटी रितु को शांत कराती है। साथ ही साथ उन्हें राकेश जी पे गुस्सा भी बहुत ही आ रहा था। असल में रितु की शादी को करीब 2 साल हो गए थे, और उसका ससुराल पास में ही था। ससुराल में बस 4 लोग ही रहते थे, सास, ससुर, ननद और पति। ननद की अभी शादी नहीं हुई थी। सास भी ठीक ही, ज्यादा रोक टोक नहीं करती थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। फिर भी रितु का मन वहाँ नहीं लगता था। वह बार बार भागकर अपने मायके आ जाती थी, और 4-5 दिन बाद ही अपने ससुराल जाती थी, वह भी बड़ी मुश्किल से। शुरू शुरू में तो रितु की सास को लगा कि अभी बहू नई नई है, शादी की है, तो हो सकता है नई जगह में उसका मन न लग रहा हो, इसलिए वो बार बार भागकर मायके जाती है। धीरे धीरे वो अपनी जिम्मेदारी को समझ जाएगी। लेकिन करते करते पूरा 1 साल बीत गया, 1.5 साल हो गया। जिम्मेदारी की तो बात बहुत ही दूर की है, रितु के पाँव भी अब बिल्कुल ही ससुराल में नहीं टिकते थे। धीरे धीरे अब वह मायके में ही ज्यादा रहने लगी। जब जी हमें आता अपना मायके चली जाती, और जाती भी ऐसे कि ना ही कुछ पहनने को कपड़े लेकर जाती, और ना ही साड़ी लेकर जाती। जो पहनी रहती वही पहने चली जाती, और वहां जाकर माँ के भाभी के कपड़े पहनकर पड़ी रहती। 1 हफ्ते 10 दिन जो रितु की सास को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कई बार तो
उन्होंने इसके बारे में सविता जी से बातें भी की, लेकिन सविता जी को हर बार की उनकी बातों को हंसकर टाल देती, यह कहकर कि बेटी की अभी अपनी बेटी को समझाएगी। लेकिन जब 1.5 साल बीत गया, रितु की हरकतों में कोई भी सुधार नहीं हुआ तो आखिरकार रितु की सास ने सविता जी को फोन करके साफ साफ कह दिया है कि बहन जी, अब आप एक काम करिए, अपनी बेटी को अपने पास ही रखिए और हमें आपकी बेटी की कोई जरूरत नहीं है। हम ऐसे लड़की नहीं चाहिए जिसका एक पाँव ससुराल में हो और एक पाँव मायके में हो। हमें अपनी ओर से जितना टाइम देना था दे दिया, लेकिन शायद आपकी बेटी ने हमारी शराफत को हमारी कमजोरी समझ लिया है। तो बेहतर है कि आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखो, उसे मेरे घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, 2-4 दिन में मैं तलाक के कागज भेज दूंगी, साइन करवा दीजिएगा, मेरे बेटे को आदाज करवा दीजिएगा अपनी बेटी से, ताकि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करा सकूं, इस घर के लिए बहू ला सकूं जो इस घर को अपना समझे, ना कि आए दिन मुंह उठाकर मायके ही बैठी रहे। हमें कोई जरूरत नहीं है आपकी बेटी की, रखिए आप, अपनी समझन से कहती है। अपनी बेटी को अपने पास कहते हुए गुस्सा में रितु के सास ने फोन रख दिया। रितु की सास के ऐसा बोलना ऐसा लगा कि सविता जी के अहंकार पे चोट थी, कि उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसे बोलने की। अरे वह क्या तलाक देंगे मेरी बेटी को? मैं खुद अपनी बेटी को उस घर में नहीं भेजूंगी जहां मेरी बेटी की कदर ना हो। और यह सारी बातें राकेश जी को पता भी नहीं चली। जैसे एक हफ्ते में तलाक के कागज आ गए, तलाक का पेपर देखकर ही राकेश जी बौखला गए और तुरंत ही अपनी बेटी रितु को और सविता को अपने पास बुलाकर सारी बातें पूछते हैं तो रितु के साथ साथ सविता जी ने सारी दोष ससुराल वालों पे ही डाल दिया। और राकेश जी अपनी पत्नी और अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानते थे। वो समझ गए थे कि जिसकी बहू भाग भाग कर मायके रहेगी, वो ससुराल वाले बहू से छुटकारा नहीं चाहेंगे तो और क्या ही चाहेंगे। बेटी का घर न टूटे और बेटी के चक्कर में बेटे बहू का भी घर बर्बाद न हो, इसलिए राकेश जी ने भी ठान लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, बेटी की गृहस्थी बचाने के लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े और उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी सविता जी से। इधर जैसे ही सविता जी रितु को चुप कराकर राकेश जी के पास आती है और गुस्से में कहती है, सुनिए जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने मेरी बेटी को बोल दिया कि अपनी अलग व्यवस्था कर लो। अरे शर्म नहीं आई आपको अपनी बेटी के बारे में ऐसी बातें करते हुए? क्यों अलग रहेगी? अगर वो दूसरी शादी करने के लिए नहीं कह रही है तो यही रहेगी ना? राकेश जी बोले, हमारे साथ रहेगी। और सविता जी की बात सुन राकेश जी ने कहा, अच्छा, और हमारे बाद क्या होगा उनका? सविता, ये सोचो तुम। अरे होगा क्या, भाई भाभी है उसकी, एक पेट इतना पहाड़ नहीं होता जो वो दोनों इसे खिला नहीं पाएंगे। कोई कुछ नहीं कहेगा मेरी बेटी को, वो यही रहेगी, समझ गए आप? एक तरफ से राकेश जी को धमकाते हुए बोली सविता जी। राकेश जी समझ गए कि बेटी से पहले माँ का ही इलाज करना जरूरी है। कुछ सोचते हुए राकेश जी सविता जी के भैया और भाभी से बात करते हैं और अगले दिन सविता जी से झूठ कहा कि उनके भाई की तबीयत खराब है और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। बस भाई की हालत के बारे में जानकर सविता जी तुरंत अपने मायके के लिए निकल गई। मायके जाकर उन्हें पता चला कि उसके भैया बिल्कुल ठीक है, राकेश जी ने उनसे झूठ बोला था। वह तुरंत ही गुस्से में फोन उठाकर अपने पति राकेश जी से बातें करती है। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मेरे भाई की तबीयत खराब है? वो तो बिल्कुल ही ठीक है। मेरे सामने फालतू में इतना डरा दिया आपने मुझे। अब बताओ, इतनी थकी हमारी आई मैं आई हूँ और भागकर अब कैसे आ पाऊंगी वापस? अब तो 2-3 रहकर ही आऊंगी मैं। नहीं सविता, 2-3 दिन नहीं, अब तुम पूरी जिंदगी वही रहो। तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। यह घर मेरा है और मैं अपना घर देख सकता हूँ। पति की बात सुन सविता जी हैरान, यह क्या कह रहे हो आप? आपका दिमाग तो ठीक है ना? सठिया गए हो क्या? बेटे की गुस्सा
मेरे ऊपर क्यों उतार रहे हो? और मैं भला यहाँ क्यों रहने वाली? मेरा घर नहीं है क्या? सविता, वह घर भी तो तुम्हारा ही है ना, तुम्हारे भैया भाभी है। क्या हो गया जो तुम रहोगी वहाँ पे? फ़ोन स्पीकर पे था, तो इतना सुनते ही सविता जी की भाभी ने कहा, अरे जीजी, आप यह कैसी बातें कर रहे हो? भला हम क्यों जीजा जी दीदी को रखेंगे अपने पास? भाई, हमारे भी खर्चे बढ़ जाएंगे, हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारा परिवार है और फैमिली है, रिश्तेदार है। हमारे लिए बस दीदी ही तो नहीं है ना, जो वह इन्हें देखेंगे। यह आपने सोचा भी कैसे? 1-2 दिन तो मेहमान है तो ठीक है, पूरी ज़िंदगी हम नहीं रख सकते भाई। भाभी बोली। अचानक से भाभी का बदला हुआ रूप देखकर तो सविता जी मानो हैरान थी। भाभी, यह क्या कह रही हो आप तो? ऐसी नहीं थी। देखिए दीदी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन शादी के बाद लड़कियां का असल घर उसका ससुराल ही होता है। 2-4 दिनों के लिए मेहमान बनकर आ रही हो तो ठीक है, अब पूरी ज़िंदगी भाई कौन सँभालेगा? माँ-बाप की बात अलग होती है, भाई-भाभी की बात अलग होते हैं। हमारी अपनी भी तो फैमिली है, अपने खर्चे हैं। हम आपको कब तक देखेंगे? नहीं दीदी, आप अपने घर की लड़ाई अपने तक ही सीमित रखो, हमें मत घसीटो इन सब में। भाभी की बात सुन सबिता जी को तो ऐसा झटका लगा कि उन्हें विश्वास ही नहीं था कि बार-बार फ़ोन के बुलाने वाली उनकी भाभी अचानक से ऐसा ही रूप दिखा देगी। पहले तो जब 1 दिन के लिए जब सबिता जी आती थी, तो उनकी भाभी ज़बरदस्ती उन्हें 4-5 दिन रोकर रखती थी और जब आज सच में उन्हें यहाँ रुकने की बात आई तो तुरंत ही वो मुँह कर गई। साफ-साफ ना बोल दिया। अभी भाभी की बात सुनकर सविता जी सदमे में थी ही कि तब उनके भाई भी आ गए वहाँ पे। सविता जी को सोच में डूबा हुआ देख बोले, क्या हुआ सविता? क्यों सोच रही हो? भैया को सामने देख सविता जी की आंखों में आंसू आ गए। बोली भैया, आपने सुना भाभी ने क्या कहा? क्यों मैं आपकी बहन नहीं हूँ? क्या मेरा इस घर पे कोई हक नहीं है? आप लोगों पर हक नहीं है क्या? मैं अपने भैया से कहती है, आप लोगों पे बोझ हूँ। सविता जी की बात सुन उनके भाई ने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, देखो सविता, वैसे सही मायने में देखा जाए तो तुम्हारी भाभी ने गलत तो नहीं कहा। हमारी भी फैमिली है, हमारे भी बेटे बहू है और बेटी तो दामाद है, पोते हैं, हमारे भी खर्चे हैं और अगर तुम यहाँ रहने लगोगे तुम्हारे छोटे-मोटे खर्चे भी हमें उठाने पड़ेंगे। कल को बीमार हुई तो दवाई का खर्चा उठाना पड़ेगा। कुछ भी होगा तो 1 रुपया भी हमें ही खर्चा करने पड़ेगा। तो क्या बुरा कहा तुम्हारी भाभी ने? एक तरफ से तुम हमारे ऊपर हो जाओगी, मजबूरी हो जाओगी ना। देखो, शादी के बाद अपना असली घर तो अपने पति का घर ही होता है और अपना ससुराल ही होता है। मायके भाई भाभी का माँ-बाप जैसा नहीं देख पाएँगे क्योंकि उन्हें आगे भी देखना है। अब जैसे सविता जी ने कहा, एक झटका सा लगा हो। वो तुरंत ही अपना बैग उठाकर जैसे-तैसे अपने ससुराल पहुँची और सीधे राकेश जी के कमरे में जाकर अपने पति राकेश से लिपट कर रोने लगी। अचानक सविता जी को अचानक आया देख सामने रोता देख मन ही मन राकेश जी मुस्कुरा पड़े। सविता जी के बिना कहे ही वो सब कुछ समझ गए। फिर भी ना समझ बनते हुए बोले, क्या हुआ सविता? तुम रो क्यों रही हो? और अभी हफ्ता दिन भी नहीं हुआ है, तुम अपने मायके में रोते हुए वापस आ गई? क्यों? तुम्हारे भैया-भाभी ने कुछ कहा क्या? पति की बात सुन सबिता जी ने उन्हें सारी बातें बता दी और रोते हुए बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जान से ज़्यादा प्यार करने वाला मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरे यहाँ कुछ दिन रहने के नाम पे ऐसा बर्ताव करने लगेंगे। वह तो एकदम से बदल गए थे। मेरे लिए वहाँ 1 मिनट भी रुकना मुश्किल था। इसलिए मैं जानबूझकर भागकर आ गई हूँ। दम घुट रहा था मेरा उस घर में। सविता जी की बात सुन अब राकेश जी गंभीर होते हुए सविता जी को अपना पास बिठाकर बोले, सविता, शायद अब तुम मेरे कहने का मतलब समझ गई हो कि मैं क्यों बार-बार रितु को अपने ससुराल जाने के लिए कह रहा हूँ, उसकी ज़िम्मेदारी देखने के लिए कह रहा हूँ। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बहू उसकी ज़िंदगी पार लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सबकी अपनी-अपनी फैमिली होती है।
तो तुम्हारे साथ हुआ है, वही तुम्हारी बेटी के साथ उससे ही बुरा होगा। क्यों नहीं समझती हो तुम? तुम्हारी बेटी की भलाई इसी में है कि वह अपने ससुराल चली जाए और अपनी ज़िम्मेदारी को समझे, और इससे उसकी भी इज़्ज़त बनी रहेगी और हमारी भी। अब सविता जी को बात समझ में आ गई थी। अब वो बहुत अच्छे से समझ गई थी कि ज़िंदगी भर मायके रहना कितना मुश्किल, कष्टकारी होता है। इसलिए उन्होंने ठान लिया कि बेटी को उसके ससुराल भेज कर रहेगी। उन्होंने तुरंत ही रितु की सास को फ़ोन किया और उससे माफ़ी माँगते हुए कहती है, "बहन जी, बस एक मौका दे दीजिए। अगर इस बार मेरी बेटी मायके आ गई बिना आपकी इजाज़त के, तो मैं खुद उसे फिर उस घर में कभी नहीं जाने दूँगी। एक मौका दे दीजिए।" सविता जी की बात सुन रितु की सास ने उन्हें एक मौका दे दिया। अब सविता जी रितु के पास गई और उसे समझा-बुझाकर ससुराल वापस भेजी। यह कहते हुए कि बेटी, जब तक हम तुम्हारा दिन ना रखें, तुम्हारी सास से परमिशन ना लेंगे, तब तक तुम मायके नहीं आना। नहीं तो फिर हम तुमसे अपना रिश्ता हमेशा-हमेशा के लिए खत्म कर लेंगे। बेचारी रितु क्या ही करती, एक माँ ही थी उसके साथ, उसने भी उसे अपने साथ रखने से साफ मना कर दिया। अब क्या करे, कहाँ जाए? हार मानकर उसे ससुराल वापस जाना ही पड़ा। फिलहाल तो बेटी को विदा करने के बाद सविता जी चैन की साँसें ली। लेकिन उनके मन में अपने भाई-भाभी के लिए नफ़रत पैदा हो गई थी। मन दुखी था, बार-बार रो पड़ती थी सविता जी की तकलीफ़ शायद राकेश जी को समझ में आ गए थे। फिलहाल तो राकेश जी ने जो चाहते थे वो तो हो गया था, बेटी ससुराल भी वापस चली गई थी। इसलिए राकेश जी ने अब अपनी पत्नी सविता को सारी सच्चाई बताने में ही भलाई समझी और उन्होंने सविता जी को सारा सच बता दिया कि कैसे उनके कहने पे ही उनके भैया और भाभी ने तुम्हारे साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया है। अगर वो ऐसा व्यवहार नहीं करते तो शायद तुम हकीकत समझ नहीं पाती, देख नहीं पाती। इसलिए अपने भैया भाभी को कोसना बंद करो। उनके दिल में तुम्हारे लिए कोई नफ़रत नहीं है। उन्होंने जो भी किया मेरे कहने पे किया है, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो तुम कभी भी हकीकत को समझ नहीं पाती। उसे अपनी नहीं पाती अपना पति, और ना ही कभी तुम्हारी बेटी का घर बस पाता। आज पहली बार पति की बात सुनकर सविता जी खामोश थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।